नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। क्या सिनवार की डेड बॉडी अब इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम में एक अहम भूमिका निभाएगी? ये कैसे संभव हो सकता है, आज इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल अब कोशिश कर रहा है कि युद्ध विराम की तरफ वो बढ़े, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या हमास उन शर्तों को मानेगा? क्या सिनवार की डेड बॉडी के आगे जो हमास है वो झुकेगा? क्या गाजा में वापस शांति बहाल हो पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी साहिल भी जुड़ गए हैं। साहिल, डेड बॉडी कैसे शांति वार्ता में अहम भूमिका निभा सकती है, ये सवाल आज उठ रहा है। तो बताइए जरा कि क्या चाहता है इजराइल इस पर? देखिए, इजराइल ने एक बात बहुत पहले ही साफ कर दी थी कि वो हमास का, हिजबुल्लाह का इनका सफाया चाहता है। क्यों? क्योंकि जिसको मारा गया है यावा सिनवार, वो कोई आम आदमी नहीं था। यावा सिनवार उन व्यक्तियों में से था, उन लोगों में से था जिनको मास्टरमाइंड कहा जाता है उस अटैक का, जो कि इजराइल पर किया गया था, जिसकी वजह से पूरी लड़ाई शुरू हुई थी गाजा में, जो कि 7 अक्टूबर 2023 को मिसाइल्स लॉन्च की गई थी, जो अटैक किया गया था पिछले साल। उस वजह से ही ये पूरा अटैक शुरू हुआ था, जिसकी वजह से पूरा युद्ध शुरू हुआ। इस वजह से यावा सिनवार को इजराइल आज से नहीं ढूंढ रहा था। जिस समय से ये हुआ था, चाहे वो इस्माइल हानिया को मारना हो, चाहे वो हसन नसरल्ला का मारना हो, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये बात साफ थी कि यावा सिनवार को मारा जाएगा, यावा सिनवार को ढूंढा जाएगा। तो जिस तरीके से यावा सिनवार को मारा गया, क्योंकि इजराइल ने ये साफ किया कि हमने सोचा नहीं था कि यावा सिनवार को हम इस तरीके से मारेंगे। ये एक रूटीन ऑपरेशन था, हम एक रूटीन ऑपरेशन के तहत गाजा में अटैक कर रहे थे, और जैसे ही वहां ड्रोन पहुंचा, ड्रोन ने एक ब्लास्ट किया, और ब्लास्ट होने के बाद जब इजरायली सैनिक वहां पहुंचते हैं और देखते हैं, तो वहां पर ये क्लियर होता है कि असल में जिसको उन्होंने मारा है वो यावा सिनवार है। यावा सिनवार कौन? वो मास्टरमाइंड जिसके पीछे इजराइल तकरीबन 1 साल से पड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इजराइल अब ये चाहेगा कि हमास का सफाया कर दिया जाए चारों तरफ से। क्यों? क्योंकि हमास पर अटैक ऐसा नहीं है कि अभी से किए जा रहे हैं, हमास पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। और क्योंकि अभी अगर आपने बात ध्यान दी होगी, तो ईरान अभी तक इस पूरी वॉर फ्रंट में एक बार ही आया, जब उसने अटैक किए थे सीधे इजराइल पे हसन नसरल्ला की मौत के बाद। उसके बाद से ईरान इस पर बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। ईरान भले ही कहता जरूर है कि इसका हम प्रतिरोध करेंगे, इसके हम बदला जरूर लेंगे, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि जो ड्रोन अटैक किया गया उसके ऊपर, ये एक प्रॉपर ऑपरेशन था। अगर ये ऑपरेशन नहीं होता, और क्या पता अगर इजरायली सैनिक इसका पता नहीं करते, तो हो सकता था यावा सिनवार छुपा रहता और आगे चलकर इजराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता था। देखिए, बताया तो ये जा रहा है साहिल कि यावा सिनवार तो मर गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी जो है वो अभी भी इजराइल के कब्जे में है। और इजराइल के कुछ जो सैनिक हैं और कुछ जो वहाँ के नागरिक भी हैं, सिविलियंस हैं, वो वहाँ पर हमास के कब्जे में है। और अब क्या चाहता है इजराइल कि भाई हमारे नागरिकों की सुरक्षा इजराइल के लिए हमेशा से जो है वो सर्वोपरि रही है। वो चाहता है कि इनकी रिहाई किसी तरीके से हो, उसके बाद हम सोचेंगे कि आपसे हमें समझौता करना है नहीं। और इस बीच खबर ये भी है कि जो डेड बॉडी है उसको भी इजराइल का शायद ये कहना है कि हम तभी सौंपेंगे जब हमारे सैनिकों को छोड़ा जाएगा। क्या इस पे लगता है कि हमास इस चीज पर अब रेडी होगा और ये बात आगे बढ़ पाएगी? देखिए, हमास के पास अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लीडरशिप नहीं हो सकती उनके पास। हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटे में कोई नया वो लीडर अनाउंस कर दे, और हो सकता है कि वो लीडर और कोई नहीं, यावा सिनवार का जो भाई है उसी को वो लीडर डिक्लेयर कर सकते हैं आगे चल के। मगर हो सकता है कि हमास अब घुटने टेके, क्योंकि हमास भी चाहता है कि सीज फायर हो, क्योंकि काफी युद्ध हो चुका है। और अगर इस तरीके से सीज फायर होता है और इजराइल की बात मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर जाएगा ईरान के पास कि आप जितना मर्जी अपने जो कनेक्शंस को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, चाहे आप उनको एक्टिवेट कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं जब चीजें खुद पर आएंगी तो इसका असर पड़ेगा। क्योंकि इसके साथ ही अमेरिका ने अटैक किया था लेबनान, हूथियों पर, यमन पर, और एक जो B2 सेल चॉपर है उसके थ्रू एक अटैक किया जाता है। और उस अटैक में क्या बोला जाता है कि हमने क्या डिस्ट्रॉय किया? हमने डिस्ट्रॉय किए जो वेपन्स थे वहां पर। क्योंकि जो मेन बात यह है कि जब भी कोई वॉर होती है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके वेपन्स, जो एम्यूनेशन आएगा, जो हथियार आएंगे, सबसे ज्यादा जरूरी वो चीजें होती हैं। और जब इस तरीके का अटैक किया गया यमन के ऊपर, तो पूरे वेपन्स जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं अब एक प्रेशर जरूर बनाया जा रहा है चारों तरफ से कि इस वॉर को रोका जाए, क्योंकि यूएन में भी ये बात साफ कह दी गई है कि इस चीज पे सीज फायर अब लगना जरूरी हो गया है। एक चीज और है ना कि वहां पर सिविलियंस जो आम नागरिक हैं, 42,000 के आसपास फिलिस्तीन में अब तक लोगों की जान जा चुकी है। बहुत बड़ा संकट वहां पर खाने पीने की चीजों का हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। इजराइल खुद ये भी कहता है, देखिए हमारी लड़ाई तो हमास से है, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है,
लेकिन अगर सिविलियंस इनसे अपने आप को दूर नहीं करेंगे तो उनकी जान भी जाएगी। और ये 42,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है अपने आप में, और इससे हो सकता है ज्यादा भी हो साहिल, क्योंकि ये तो रिपोर्टेड है, और रिपोर्टेड हमें पता है कि भाई अलग अलग एजेंसीज हैं, इसराइल शायद कुछ और दावा करेगा, अमेरिका कुछ और दावा करेगा, फिलिस्तीन कुछ और दावा करेगा, लेकिन मौत वहां बहुत बड़े स्तर पर लोगों की हो रही है और उसमें आम नागरिक बहुत बड़े स्तर पर मारे जा रहे हैं। और जब कहीं आम नागरिकों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका एक तरीके से सब देख रही है पूरी दुनिया की क्या स्थितियां हैं वहां पर, तो वो भी कहीं ना कहीं दबाव बनाता है कि भाई युद्ध विराम कीजिए, कब तक इस तरीके से बेकसूरों की जान जाती रहेगी। और हमास पर भी हो सकता है कि इसका कुछ प्रेशर पड़ रहा। बिल्कुल इसका प्रेशर पड़ रहा है। और अब हुआ ये है कि अब एक नया प्लान बनाया गया है। अब प्लान क्या है कि गाजा को इन्होंने डिवाइड कर दिया 2 पोर्शंस में। अब किया ये जाएगा कि क्योंकि युद्ध इतना लगातार चल रहा है, मैं ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि युद्ध हमेशा लड़ा जाता है लॉजिस्टिक्स पे, चाहे आपका वो हथियार हो, चाहे आपके खाने पीने का सामान हो, किसी फौजी को, किसी सैनिक को गोली लगती है, किसी लड़ाके को गोली लगती है, उसको पीछे जाना है, उसको उसका ट्रैवल करवाने के लिए जो लॉजिस्टिक्स लगने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अब ये हो सकता है कि इजराइल उस लिंक को, उस चैनल लिंक को बंद कर देगा, और जैसे ये चैनल लिंक बंद होगा कहीं ना कहीं हमास पर बहुत बड़ा प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि अगर खाना पीना उनके लड़ाकों तक नहीं पहुंचता है तो आगे वो नहीं लड़ सकते हैं। तो उस जगह पर हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं, जिसको अगर युद्ध में कहा जाए तो युद्ध में इसको कहा जाता है, काफी इसको खराब लड़ाई मानी जाती है, जहां पर आप किसी के चैनल लिंक्स को बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरीके का चैनल लिंक बर्बाद किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर बन जाएगा। इस प्रेशर के बाद ईरान भी इसमें सामने आ सकता है। ईरान कह सकता है कि हाँ, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, और इसके बाद फिर पूरी बातचीत की जा सकती है। और एक और चीज जो निकल कर आ रही है रिपोर्ट्स में कि जो मिडल ईस्ट में जो टेंशन है, इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर में जो आतंकवाद है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जो कट्टरपंथी हैं, जो उस विचारधारा से अपने आप को ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि हमने जगह जगह देखा, अगर नसरुल्लाह मारा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत और कई जगहों पर उसका विरोध देखने को मिलता है। तो एक ये दावा भी किया जा रहा है कि जितनी ये टेंशन वहां पर बरकरार रहेगी, इससे आतंकवाद का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। आने वाले समय में कई देश जो हैं इससे आगे जाकर कहीं ना कहीं जूझ सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी टेंशन हो ही सकती है। साथ ही अभी हुआ ये था कि हिजबुल्लाह ने भी एक अटैक लॉन्च किया था बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर। अब जब ये अटैक किया जाता है उस टाइम ये कहा जाता है कि 3 ड्रोन्स लेबनान की सीमा में, लेबनान से फायर किए जाते हैं और इजराइल की सीमा में घुस जाते हैं तकरीबन 70 मीटर। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे इतना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी 3 ड्रोन्स आपके सीमा में घुस जाते हैं। हालांकि इजरायली मीडिया लगातार कहता है कि हमने 2 ड्रोन्स को निष्क्रिय कर दिया, 2 ड्रोन्स को हमने डिस्ट्रॉय हवा में ही कर दिया था, 1 ड्रोन रह गया था जो कि आगे जाके बिल्डिंग से टकराया, जिस वजह से कुछ क्रैक्स आए। मगर सवाल अब ये उठ रहा है कि लेबनान से अगर किसी ड्रोन हो, क्योंकि अमूमन जो ड्रोन उड़ाए जाते हैं उनकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं रहती है, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर मैक्सिमम रहती है, मगर ये 70 किलोमीटर से आया है ये ड्रोन। तो अगर कोई ड्रोन 70 किलोमीटर से आ सकता है यानी वो 150 किलोमीटर भी जा सकता है। तो ऐसे ड्रोन्स आखिर कैसे हिजबुल्लाह तक पहुंच रहे हैं, ऐसे ड्रोन्स कैसे ईरान तक पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इजराइल ने, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि बात कह दी है कि शायद ये जो ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, ऐसे जो वेपन्स भेजे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वेपन्स है ये बहुत मास्टर्ड वेपन्स है, ये कोई आम वेपन्स नहीं है जिसको हम कहें कि कोई स्नाइपर्स हो या कोई गन्स हो जो कि आम तौर पर मिल जाएं। ये वो वेपन्स है जो कि प्रॉपर बनवाए जाते हैं। और ये वेपन्स कहाँ के? ये रशियन वेपन्स है। तो क्या रशिया ये पूरे सप्लाई कर रहा है? क्यों रशिया का इसमें, रशिया की क्या एक पूरी एंट्री हो रही है इस वॉर में? तो ये बहुत बड़ा सवाल। ये तो पहले भी खबर आई चुकी थी कि कहीं ना कहीं ईरान से रशिया के कुछ संपर्क हो रहे हैं, और जैसे अमेरिका की एंट्री हो रही है इजराइल के साथ, तो वहाँ पर फिर ये स्वाभाविक सा भी हो जाता है कि रशिया भी कुछ ना कुछ हस्तक्षेप तो करेगा ही। लेकिन इस युद्ध का खत्म होना बहुत ज़रूरी है भारत के नज़रिए से, दुनिया के नज़रिए से। लेकिन अभी जो है वो टेंशन बरकरार नजर आ रही है। अब देखना है कि आगे इजराइल क्या वाकई में, अगर उसकी शर्तें मान ली जाती है हमास के द्वारा, तो शांति की तरफ चीजें बढ़ती हैं या फिर नहीं। जो भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।